मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक आज गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। ये +2 का क्रैश कोर्स है बच्चों। इसमें पिछले क्लास में मैंने इसका 12th का शुरू किया था। आज दूसरा नेक्स्ट अध्याय मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में हम लोग मुख्य रूप से ये एक चीज़ बता दें बच्चों आप लोगों को कि यहाँ पे जो भी 12th क्लास का क्रैश कोर्स हम पढ़ाएंगे, आपको जो भी पॉइंट बताएंगे सब अध्याय का, उसमें वो सारा पॉइंट महत्वपूर्ण है। जो भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सारा आपके इंटर में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम से एनुअल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें, सुने और आखिरी तक इसे आप अवश्य देखिएगा इस अध्याय को, इस वीडियो को, क्योंकि आखिरी में इस अध्याय का जो है एक पेज में मैंने निचोड़ दिया है। उस निचोड़ में आप देखोगे कि एक फॉर्मूला के तहत उस पेज से आप पूरे अध्याय को समझ सकते हो। पढ़ने के बाद एक नज़र में उसे रिवीजन उस एक पेज से हो सकता है। तो इसे आप अवश्य देखना, पूरी वीडियो आप देखना और आखिरी में अवश्य देखना। प्रश्न, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं उसे आप उसे बनाओ, याद करो। ये इंटर के एनुअल एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे मानव विकास। मानव विकास ये अध्याय शुरू करने से पहले एक पिक्चर आप देख लें बच्चों कि हम लोग प्राइमरी क्लास से, प्राथमिक विद्यालय से पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य जो आज वर्तमान में है, वो वर्तमान में उसका स्वरूप नहीं था। वो क्या था? पहले वो एक बानर रूप में था। ठीक है, बानर रूप में था, वनमानुष या जो भी कहें, उससे उसका विकास धीरे धीरे भी उसका विकास होते गया और वो मनुष्य के रूप में, आज के वर्तमान मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में उसका विकास हुआ है। कहने का मतलब कि पहले वो मानव 4 पैरों पर, हाथ पैर पर चल रहा था, चारों हाथ पैर पर। उसके बाद धीरे धीरे वो दोनों पैर पर खड़ा होना सीखा, फिर वो दोनों पैर पर दौड़ना सीखा। ठीक है, शिकार करना सीखा। उसके बाद वो मानव जो है अपने आप को मॉडर्न बनाया, कपड़े पहना। उसके बाद आज के डेट में कंप्यूटर एज में, कंप्यूटर युग में मानव प्रवेश कर चुका है। कंप्यूटर युग में मानव प्रवेश करने के बाद ये पहला पिक्चर हो गया। इसके ऊपर देखो एक दूसरा पिक्चर है बच्चों। तो पहले पिक्चर में हमने देखा कि लाखों साल के बाद मानव का ये वर्तमान स्वरूप आया और मानव विकसित हुआ। ठीक है, मानव का विकास हुआ। लेकिन अब वर्तमान युग में क्या हो गया? मनुष्य का शारीरिक रूप से तो मानव विकसित हो गया है, लेकिन मानव जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि संसाधन मानव के लिए कम पड़ रहा है। एक उदाहरण में हम ये पिक्चर दिखा रहे हैं। इस पिक्चर में आप देखो, एक ट्रेन है, कहीं से कहीं भी जा रही हो। इस ट्रेन में लोगों की भीड़ चढ़ने के लिए, बैठने के लिए बहुत ज़्यादा है। ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिला तो कुछ लोग ट्रेन के ऊपर छत पे बैठ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं कि वो अंदर जाए या छत पर जाए, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो मानव की विकास हो चुकी है, लेकिन मानव को संसाधन प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत सारे संसाधन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण मानव की जीवन एक सामान्य जीवन नहीं रह रहा है। वो कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा गरीब है या कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा अमीर है, धन संपत्ति से या मानसिक रूप से विकास, स्वस्थ, कहने का मतलब कि वो शिक्षा से बहुत ज़्यादा विकसित है, या फिर वो स्वास्थ्य में, कहने का मतलब मेडिकल फैसिलिटी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है किसी को, और किसी को, गरीब लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये हमारे किसी भी देश में, भारत हो या किसी विकासशील देश हो या कोई भी गरीब देश हो, ठीक है, वहाँ के जनता की, वहाँ के लोगों की यही स्थिति है। तो इसी ट्रेन की उदाहरण हम ले लेते हैं। इस ट्रेन में एसी में भी सफ़र कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो पे करके उसमें जा सकते हैं। कुछ लोग स्लीपर क्लास में जा रहे हैं, उनके पास कम पैसा है तो इसलिए स्लीपर में जा रहे हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत कम है वो जनरल डब्बे में जा रहे हैं, जहाँ के बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है।
तो मानव का विकास या समाज, पूरे किसी भी क्षेत्र के समाज का विकास तभी संभव है जब मानव का विकास होगा। कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे आपके 12th क्लास में जो ये अध्याय है मानव विकास, उसका पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास। चूंकि बच्चों हम इसे 12th के एग्जाम के लिए फोकस करके ये अध्याय हम बनाए हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आपके प्रति है कि हर एक जगह पे आपको बताएं कि यहाँ पर ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन व्यू के दृष्टिकोण से, और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही ये टॉपिक ये शुरू होता है वृद्धि और विकास, यहाँ पर जो है एक प्रश्न आने, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस अध्याय से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, या फिर वृद्धि और विकास से संबंधित एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर दोनों में पूछ सकता है। तो चलो देखते हैं हम लोग वृद्धि और विकास के विषय में। वृद्धि क्या होता है बच्चों? वृद्धि होती है क्वांटिटी में बढ़ाते, यानी कि संख्या में जब नंबर, संख्या में बढ़त होती है, वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं वृद्धि होना। ठीक है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र का जनसंख्या 1000 से 2000, 2000 से 10,000, वो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन उस जनसंख्या को कि मूलभूत आवश्यकता अगर जो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, आसपास का जो संसाधन है उसे संसाधन नहीं पूर्ण रूप से मिल पा रहा है, तो वैसे में उस जनसंख्या का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, विकास नहीं हो रहा है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि अवश्य हो रही है। उदाहरण के रूप में किसी आप शहर में चले जाओ, छोटा शहर गया हो या पटना हो या बड़ी शहर दिल्ली हो या मुंबई हो, वहाँ देखोगे कि आज आवास की, रहने के लिए जगह की, घर की बहुत कमी है। लोग झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद कर, रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास आवास नहीं है। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में साफ पानी नहीं है, नदियों में पानी, नदियों का पानी गंदा हो गया या नदियों का पानी सूख गया कहीं कहीं। तो मूलभूत आवश्यकताएं उनसे दूर भाग रही हैं। ठीक है, या फिर भोजन, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है अपने देश की या फिर किसी भी विकासशील देश या गरीब देशों की, उसके अनुसार उन्हें भोजन प्राप्त सही से नहीं हो रहा है। तो इस तरह हम कहेंगे कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रही है। तो वृद्धि में है कि क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है। विकास में होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है, जबकि विकास हर समय सकारात्मक हो सकता है। तो ये हो गया विकास, वृद्धि और विकास में अंतर। तो हम समझ गए, आप समझ रहे हो कि वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ संख्या बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन विकास में गुणात्मक सकारात्मक वृद्धि होगी। ठीक है, उनके गुणों में, जैसे उनमें शिक्षा, उनका शिक्षा अच्छा होगा। ठीक है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं अच्छी मिलने लगेगी, तो उनमें गुणों की वृद्धि होने लगेगी, उनको स्वास्थ्य सुविधा ज़्यादा मिलने लगेगा, अच्छा मिलने लगेगा। तो गुणात्मक वृद्धि जब होगी सकारात्मक रूप से, तो उसे हम लोग कहेंगे कि विकास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे दो पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, दो पिक्चर यहाँ देखो कि गरीब लोग, गरीब जनता जो है, गरीब लोग जो हैं वो भोजन सड़क पे बना रहे हैं। इनकी जनसंख्या, इनकी क्या जनसंख्या है? बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 लोगों की संख्या है। ये सड़क पर भोजन बनाकर सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वृद्धि तो हो गया जनसंख्या में, लेकिन ये विकास नहीं कर पाए। क्योंकि विकास करने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था, या तो उस देश का सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, या फिर उस क्षेत्र का, या फिर ये खुद जिम्मेवार हैं कि ये अपने आप को विकसित नहीं कर पाए। दूसरी तरफ चित्र ये देख रहे हो, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक परिवार जिसकी संख्या 4 है, ये इसके पास एक बड़ा सा बंगला है, और इनके पास ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं।
तो ये परिवार हम दूर से देखने से ही हम कहेंगे कि ये परिवार काफ़ी विकसित परिवार है, और जबकि यह परिवार विकसित परिवार नहीं, ये वृद्धि परिवार है। इसमें इस परिवार में वृद्धि हुई लेकिन विकास नहीं हुआ, तो इसका यही अंतर हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पुस्तक में जो आता है वो है मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा की बात करेंगे हम लोग। तो मानव विकास की जैसी अवधारणा की बात करते हैं तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि मानव विकास नापने के लिए क्या, मानव विकास कैसे हम कहेंगे कि किसी देश का, अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, या फिर किसी राज्य का या किसी क्षेत्र का, जैसे पंजाब हो, गुजरात हो, केरल हो, इन सबों में मानव का विकास हुआ है, कैसे हम मानेंगे? तो इसके लिए अलग अलग एक पैमाना, अलग अलग लोगों का सिद्धांत रहा है। प्राचीन काल से ही, प्रारंभिक काल से, प्रारंभिक समय से है, मतलब बहुत अनेक दशकों पहले, 100-200 साल पहले से लोग आर्थिक वृद्धि को ही मानव विकास की संज्ञा देते थे। या किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर जो बहुत अच्छी है तो कहते थे कि वहाँ पर मानव विकास अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता है। किसी देश का अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा हो लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि वहाँ की जनता, वहाँ का मानव जो है वो गरीब नहीं होगा, उसे भोजन प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो है पैसा, किसी देश का अर्थव्यवस्था बड़ा हो गया तो अर्थव्यवस्था, वहाँ का संपत्ति या पैसा या संसाधन सभी लोगों में बराबर बराबर बंटा हुआ है, ये स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कोई, किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास बहुत कम संपत्ति है, तो वैसे में मानव विकास का सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था से, कि अर्थव्यवस्था बड़ा है तो वहाँ का मानव का विकास भी अच्छा है, तो ये पता लगाना या कहो कि यह स्पष्ट पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये तो था। उसके बाद अब हुआ कि कुछ दिनों को कि जीवन में की गुणवत्ता में वृद्धि जब होती है, और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और संसाधनों को स्वतंत्र रूप से चुनने में जब उनको सहूलियत होती है, तो हम कहते हैं कि हाँ, मानव का विकास अब पूर्ण हो रहा है, अब मानव का विकास सही से हो रहा है। तो इस अवधारणा का डेवलपमेंट विकास बाद में हुआ। पहले तो क्या कहते थे कि आर्थिक रूप से मजबूत देश ही, राष्ट्र ही में ही मानव का विकास हुआ है, लेकिन उसके बाद हुआ कि नहीं, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और लोगों की जो संसाधनों को चुनने में स्वतंत्रता प्राप्ति, तो वहाँ के मानव का विकास ज़्यादा हुआ है। तो ठीक है, तो ये जो मानव विकास मैं कह रहा हूँ बच्चों, तो मानव विकास की विचारधारा को 1990 के आसपास दो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री, एक थे अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे और नोबेल विजेता, और दूसरे थे महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन दोनों ने ही मानव विकास की अवधारणा को दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न अक्सर आता है बच्चों कि मानव विकास की अवधारणा किस वैज्ञानिक या किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो इसका सीधा सा जवाब है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, तो ठीक है, मानव विकास के विषय में हम लोग हमने जितना था हमने बता दिया। अब इस पे हम बता दें कि पहले जो था आपको मानव विकास का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट अर्थव्यवस्था को रखा गया था। हमने बताया पहले भी कि प्रारंभ में अर्थव्यवस्था का बड़ा होना ही मानव विकास का मूल केंद्र बिंदु था। लेकिन अब जो है इनके महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के बाद इन्होंने बताया कि मानव विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था ना होकर केंद्र बिंदु मनुष्य हो गए। एक जीवन होता है बच्चों कि जीवन हम लोग सार्थक रूप से जिएंगे,
एक होता है कि ऐसे ही जी लो, कैसे भी जी लो, जीना है। तो सार्थक शब्द को समझो आप लोग। सार्थक का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए, अपने जीवन में कुछ करने के लिए चाहत आपके मन में हो कि मैं आगे बढ़ के या पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर IAS बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बनूंगा। तो एक उद्देश्य लेके लोग जीते हैं। जब उद्देश्य लेके जीते हैं तो उसे कहते हैं सार्थक होना, और उद्देश्य जब पूर्ति हो जाती है तो सार्थक होना उसे कहते हैं। जैसे कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग लंबी लंबी छलांगे लगाती हैं। लोग चाहते हैं कि अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। वो उनको जो है दूसरा तीसरा कार्य कुछ नहीं नजर आता है। और वही जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, यानी मनुष्य की सार्थक पूरी हो जाती है, तो उसे जैसे लगता है कि जीवन में मैं जो चाहता था वो मुझे प्राप्त हो गया और वो उसका जीवन सार्थक हो गया। सार्थक जीवन में जो होता है कि जीवन सिर्फ लंबा होना ही जरूरी नहीं है। जीवन लंबा होना, जीवन की मतलब लंबा होने की मतलब है कि आयु, किसी मनुष्य की आयु जरूरी नहीं कि 100 साल हो जाए तो उसका जीवन सार्थक हो गया। नहीं, मनुष्य का जीवन कम भी हो लेकिन वो जीवन में अपने अच्छे काम किए हो, अच्छे कर्म किए हो, ठीक है, तब उसका जीवन जो है सार्थक हो जाता है। तो उसे कहते हैं जीवन में सार्थक हो। अच्छा ठीक है, तो मानव विकास के अंतर्गत जो है 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास का जो पक्ष होता है, मानव विकास के लिए जो पक्ष जिम्मेवार है वो 3 है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ठीक है, आयु तभी लंबी होगी, दीर्घ होगी जब तक कि आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। तो स्वास्थ्य अच्छा है तो आयु लंबी हो जाएगी। साक्षर एवं ज्ञानवान होना, ठीक है, मानव विकसित तभी कहलाएगा जब वो साक्षर, पढ़ा लिखा हो और उसमें बुद्धि अच्छा बुद्धि हो, यानी कि ज्ञानी हो वो, ठीक है। तीसरा चीज है आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। आवश्यक संसाधनों की मूलभूत संसाधन, ठीक है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बहुत सारी छोटी और बड़ी संसाधनें, जैसे कि यातायात के लिए या शिक्षा में अगर जो हमसे पढ़ाई लिखाई करने गए तो अच्छे से हमें किताब कॉपी वगैरह मिले। तो छोटी से लेकर बड़ी संसाधनें, ठीक है, जीवन में अब जीने के लिए हमें घर मकान चाहिए, हमें स्वच्छ जल चाहिए। तो छोटी सी बड़ी जितनी भी संसाधनें हैं वो हमें मिलना चाहिए। तो ये 3 जो है मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कौन कौन हो गए? स्वास्थ्य जीवन, लंबी आयु, साक्षर ज्ञानी होना और संसाधन, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है। किसी मनुष्य के लिए ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे बच्चों, इस पॉइंट को आप याद कर लो। ये प्रश्न नहीं आए यहाँ से सवाल ही नहीं उठता है। ये है मानव विकास के 4 स्तंभ। किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को, किसी चीज की विकास करने के लिए उससे पिलर की, उसे स्तंभ की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग खड़े हैं तो अपने 2 पैरों पर खड़े हुए हैं। पैर हमारा क्या है? हमारे शरीर को बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। कोई जानवर खड़ा है तो उसके लिए चार पैर उनके होते हैं। जनरली सभी जानवरों के, बहुत हैं उदाहरण में कि 2 पैर भी होते हैं, लेकिन क्या है 4 पैर। तो 4 पैर टेबल के लिए, 4 पैर कुर्सी के लिए, 4 पैर। तो हर चीज को बैलेंस करने के लिए और किसी विकास करने के लिए उसे एक पिलर की आवश्यकता होती है। जैसे घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, तो यहाँ पे भी पिलर की आवश्यकता है। तो स्तंभ, वही पिलर मीन्स स्तंभ, ठीक है, उस स्तंभ की बात कर रहे हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, ठीक है। ये चारों स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां से सवाल आएगा लघुतरीय मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो 4 स्तंभ कौन से हैं? 4 स्तंभ हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ठीक है। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक कर विस्तार पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर लघुतरीय का तो हम दे दिए हैं, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय से पूछ सकता है। यही सवाल अगर जो आपको दीर्घोत्तरीय कर देगा, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन हैं, तब आपको इन चारों का विस्तार पूर्वक इन चारों को लिखना होगा, ठीक है। और लघुतरीय पूछता है तो बस यही 4 लिख देना कि मानव विकास के 4 स्तंभ हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ठीक है।
तो हम लोग पहले विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं समता, इक्विटी। समता मीन्स बराबर। कभी भी समाज में हम लोग बराबर हो सकते हैं। कोई आर्थिक रूप से पैसे से कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, कोई मीडियम क्लास है, ठीक है। तो कोई जातीय आधार पे बांटा गया है, कोई धर्म के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। और कोई दूर, जैसे आदिवासी लोग जो हैं शहरी क्षेत्र से दूर होने के कारण उनका विकास नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई असमानता होने के कारण जो है मनुष्य पूरी किसी भी देश के, राष्ट्र के, पूरे मानव जाति का विकास समान रूप से नहीं होता है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट है। पहला हो गया समता, दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता पर बताऊं बच्चों, सतत पोषणीयता पर भूगोलवेत्ता अभी बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सतत पोषणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आज ये लागू कर ले मनुष्य, तो आने वाली पीढ़ी को संसाधनों की कमी नहीं होगी, ठीक है। सतत पोषणीयता कहता है कि किसी भी संसाधन का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन उपलब्ध हो जाए। जैसे कि हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं जल, शुद्ध जल बच्चों धीरे धीरे हम लोगों से जैसे कि पीछे भाग रही है। अगर जो तीसरा वर्ल्ड वार भी होगा कहा जाता है तो वो पानी के लिए होगा, तीसरा वर्ल्ड वार, ठीक है। 2 वर्ल्ड वार तो हो चुके हैं। तो पानी हम मनुष्यों से काफी दूर जा रहा है, क्योंकि वो प्रदूषित हो रहा है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर समाप्त हो रहा है, या फिर नदियां सूख रही है। तो वो क्या हो रहा है कि पानी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज से आप अपने पिताजी से या दादाजी से पूछो कि पानी वो लोग कभी खरीद के नहीं पीते थे, और आज हम लोग क्या है कि कहीं भी जाते हैं तो 20 रुपये 30 रुपये का पानी खरीदते हैं। अब तो पानी की कीमत भी क्वालिटी के अनुसार बढ़ गई है। अब तो 100 रुपये का भी एक बोतल आता है क्वालिटी के अनुसार। तो पानी की कीमत बढ़ रही है, यानी कि यहाँ आने वाले समय में हम ये बता सकते हैं कि पानी हम हो सकता है कि 30 साल 40 साल के बाद पानी जमीन के अंदर की पानी जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, उसका लेवल और गिरते जाएगा, पानी और कम हो जाएगी। नदियों का पानी ऐसे भी सूख रहा है, उससे क्या होगा, कृषि प्रभावित होगा। और हमारे लिए तो पानी, हर एक मनुष्य के लिए पानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी जरूरी है, ठीक है। तो सतत पोषणीयता जो है अगली पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहे। सिर्फ पानी तो एक उदाहरण दिए बच्चों, बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक है। लोहा है, पेट्रोल है, कोयला है, जितने भी संसाधन इस धरती पर उपस्थित मौजूद हैं, सब संसाधन की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि शुद्ध ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब तो ऑक्सीजन भी बिकने वाला है, ठीक है। इस कोरोना काल में बहुत लोग ऑक्सीजन भी खरीद रहे थे, आने वाले समय में वो भी हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो थर्ड पॉइंट जो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता पर कहते हैं कि किसी चीज की उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की फैसिलिटी उत्तम हो जाएगी और अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, अधिक से अधिक मिलेगा। तो जैसे कि एक मान लो कि इंडस्ट्री है, स्टील आयरन और इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग है, तो उस लौह इस्पात उद्योग में कुछ श्रमिकों की आवश्यकता है, कुछ टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता है, इंजीनियर वगैरह की आवश्यकता है। तो वो क्या करेंगे कि मान लो कि किसी को भी उसमें नहीं डाल देंगे, उसके लिए टेक्निकल पर्सन के लिए अलग योग्यता होगी, मजदूरों के लिए अलग योग्यता होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अलग योग्यता होगी। वो योग्यता कैसे आएगी, कैसे वो नापेंगे योग्यता? उनकी शिक्षा से, ठीक है। तो वो शिक्षा, जो मनुष्य जितना अच्छा शिक्षा लेकर आएगा उसको वही पोस्ट दिया जाएगा, और नहीं तो क्या, एक लेबर को बैठा दिया जाएगा, एक मजदूर को बैठा दिया जाएगा, कंप्यूटर पर कहा जाएगा कि कंप्यूटर का सारा अकाउंट आप देखोगे, तो क्या वो मजदूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है,
नहीं कर सकता है। तो वही है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने देश, अपने राष्ट्र की, और साथ में स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों जब बढ़ जाएगा तो देखोगे ऑटोमेटिकली उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे कि कृषि की बात करते हैं, कृषि में जनसंख्या हम लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक अवस्था में है। भारत हो या दूसरे कोई भी राष्ट्र हो, कहीं भी जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में। और भूमि क्या है, कृषि योग्य भूमि वो सीमित है, वो नहीं बढ़ रहा है। तो उस भूमि पर हमें, जहाँ पर एक क्षेत्र में 100 किलो अनाज उपजता है, वहाँ पर हम अपनी तकनीकी, अपनी ज्ञान, अपनी जो है केमिकल फर्टिलाइजर ये सब मिलाकर उससे उत्पादन बढ़ाकर हम 100 किलो से उसे हम 200 किलो कर सकते हैं, 250, 300, 400 किलो कर सकते हैं। तो ये कैसे आएगा? शिक्षा से, है ना। वहाँ पे तो वो चीज़ जो है, जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य की विकास नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती है। लास्ट में है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मीन्स कि बच्चों मतलब यूनिटी, एकता बढ़ाना। जैसे महिला सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण नहीं होता है, महिला सशक्तिकरण होता है। क्योंकि लोग मानते हैं पुरुष सशक्तिकरण खुद ब खुद हो चुका है, प्रारंभ से ही पुरुष एक रहे हैं, वो एक बल के रूप में। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात इसलिए होती है कि महिलाओं को घर में रखा जाता है, महिलाएं अलग अलग टूटी हुई है, एक दूसरे से एक संगठन नहीं है। अब वो संगठन के रूप में, महिला सशक्तिकरण संगठन के रूप में एक संगठन बन रहा और वो मजबूत हो रही है। तो सशक्तिकरण मीन्स कि यूनिटी बढ़ाना। जब यूनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? ताकत बढ़ेगा, और ताकत बढ़ेगा तो हम लोगों का जो है विकास बहुत ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि हम लोग मानव विकास की बात कर रहे हैं, तो सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है मानव के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा? कार्य क्षमता, एकता के साथ कार्य क्षमता बढ़ जाएगी ना। यूनिटी में बहुत, एकता में बहुत बल है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एकता होगी तो बढ़ जाएगा कार्य उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास के उपागम। यहां से प्रश्न आने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। ये जो भी पॉइंट मैं दे रहा हूं सब आपके इंटरमीडिएट 2022 के एग्जामिनेशन के लिए है, सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो उसके बाद मानव के विकास के उपागम मानव विकास का अध्ययन कैसे किया जा रहा है, प्रारंभ से ही उस चीज को यहां बताया जा रहा है कि मानव विकास कैसे हो, या मानव विकास किस तरह से हो रहा है। आधुनिक मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन मनुष्य जो वानर रूपी मनुष्य से मानव जाति मनुष्य, आधुनिक मनुष्य में जो बदला वो तो खुद ब खुद हो गया, जैसे होना था हो गया। अब जो आधुनिक मनुष्य हैं, हम और आप हैं, उसका विकास कैसे हो उसकी बात कर रहे हैं। तो उस पे क्या है? सबसे पहले आय उपागम है। मानव विकास के उपागम 4 प्रकार के होते हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। आय उपागम, जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभ में जो है अर्थव्यवस्था को ही मनुष्य का, किसी देश का मानव विकास का आधार माना जाता था कि जितना बड़ा अर्थव्यवस्था उतना ज्यादा उसका मानव का विकास हुआ है, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा सही नहीं है। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधार, सुरक्षा, सुख साधनों इत्यादि जो है उनके आधार पर बताया जाता है कि मानव का विकास हो रहा है या मानव का विकास हुआ, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं। नेक्स्ट जो है आधारभूत आवश्यकता उपागम, मिनिमम नीड अप्रोच। ये आपको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने कहा कि मानव का विकास तभी हो सकता है जब उन्हें 6 आधारभूत आवश्यकताएं उनको प्राप्त हो जाए। ये 6 आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास।
ठीक है, मानव को केंद्र में रखा गया है, मानव विकास को, मानव को उसको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसको शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की व्यवस्था, स्वच्छता और आवास। देखो बच्चों, जो भी मानव विकास की अब बात करता है वो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य की बात अवश्य करता है, उसके अलावा जो जोड़ दें। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि 6 आधारभूत आवश्यकता है मानव के विकास के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है क्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच। क्षमता उपागम हमारे महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था, जो कि नोबेल प्राइज विजेता भी रहे। ठीक है, इन्होंने बताया मानव की क्षमता को बढ़ा दो, संसाधनों का विकास वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मानव विकास की कुंजी होती है, क्योंकि अगर जो मानव का विकास चाहिए तो मानव की क्षमता बढ़ाओ। क्षमता कैसे बढ़ेगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, यही तो है क्षमता बढ़ाने का मूल मंत्र, है ना। तो क्षमता बढ़ाओ तो मानव विकास बढ़ेगा, क्योंकि मानव जो है विकास की कुंजी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास का मापन। हम मानव विकास करते आ रहे हैं, तो मानव विकास नापेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा? वो तो कोई ये स्केल ये तो है नहीं कोई लंबी चीज की उसको हम स्केल पे रखेंगे, नाप देंगे कि 10 इंच है, 5 इंच है, 20 इंच है ना। वो कोई भारी सामान तो है नहीं, सब्जी या चावल तो है नहीं कि उसको हम तौल देंगे, कहेंगे कि 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है। तो मानव विकास को नापेंगे कैसे कि भाई मानव कितना विकास किया? ठीक है, तो उसको नापने के लिए भी एक ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक क्या कहते हैं बताया है आपको कि मानव विकास सूचकांक को नापने के लिए उन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र रखे हैं, वो है स्वास्थ्य, साक्षरता और संसाधन तक पहुंच। ठीक है, वो कहते हैं, अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश हैं, उसमें से सभी देशों का जो है मानव विकास निकाला नहीं जाता है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, 193 देशों में 188 देशों का ही मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, और इसमें हर एक देश को यही 3 पॉइंट से उनके मानव उस क्षेत्र के उस देश के मानव का विकास नापा जाता है। वो 3 पॉइंट है, स्वास्थ्य है, संसाधनों तक पहुंच है, साक्षरता है, और तीनों को बराबर भाग में दिया गया है। 1/3 भाग इन लोग तीनों पर भारित किया गया है कि 1/3 ये जिम्मेवार है, 1/3 ये जिम्मेवार है, 1/3 ये जिम्मेवार है। ठीक है, तीनों जो है बराबर जिम्मेवार हैं। अब मानव संसाधन जो है, मानव संसाधन हम बता रहे थे कि आपको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इन तीनों पॉइंट के आधार पर, साक्षरता, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के पॉइंट के आधार पर प्रत्येक देश के मनुष्यों को मानव विकास के सूचकांक को, मानव विकास को नापती है और एक सूचकांक पेश करती है सभी देशों की। ठीक है, वो इंडेक्स देती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI को बोलते हैं, या हिंदी में मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि प्रत्येक देश, जैसे कि नंबर 1 पर अभी नॉर्वे चल रहा है, नॉर्वे देश जो है नंबर 1 पर चल रहा है 2020 के अनुसार। ठीक है, 2020 में इसका रिपोर्ट आया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव विकास सूचकांक का, उसमें नॉर्वे नंबर 1 पर चल रहा है, और आपका भारत 131वें स्थान पर है, 131 पे है, जो कि पिछले साल 2019 में भारत 130वें स्थान पर था। भारत धीरे धीरे थोड़ा सा इसका विकास घटते जा रहा है, लेकिन और जो है ये देखो बच्चों, अर्थव्यवस्था और भारत के किसी भी देश की, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी है, लेकिन श्रीलंका छोटा देश है, श्रीलंका की जनसंख्या की आबादी छोटी है। देखो, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के आधार पे अब हम कहेंगे कि श्रीलंका से भारत अधिक विकसित मानो यहाँ है, लेकिन नहीं। ये क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ कि इसके मानक के अनुसार श्रीलंका के में मानव विकास अधिक है। ठीक है, तो श्रीलंका मानव विकास के स्तर से भारत से ज़्यादा विकसित है, भले उसकी अर्थव्यवस्था कम है भारत से। ठीक है,
तो मानव विकास हम कर रहे हैं, तो ये सूचकांक नापते कैसे हैं, नापने की बात है। तो सबसे 0 से 1, ठीक है, मानव विकास को नापने के लिए 0 से 1 इन तीनों पॉइंट स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच साक्षरता के आधार पर नापा जाता है, और इसे दिया जाता है 0 से 1। यानी कि जो देश 0 से 1 पर ज़्यादा, जो देश 0 पर है वो सबसे ज़्यादा गरीब या सबसे ज़्यादा कम विकसित या सबसे ज़्यादा क्या कहोगे, वहाँ का मानव का विकास कम हुआ है, सबसे कम हुआ है। उसके बाद जो देश धीरे बढ़कर 1 पर आ जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं, उस वहाँ के मानव का विकास सबसे ज़्यादा हुआ होता है। ठीक है, तो इसे बांटा गया है, एक स्केल ही समझो, जैसे कि स्केल देखते हैं हम लोग, इंची स्केल में हम लोग क्या देखते हैं, इंची स्केल को 10 भागों में 1 इंच को 10 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि 1 इंच है, ठीक है, इसे 10 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर जो है 0 से 1 इंच, ठीक है, उसके बाद फिर जो है इस छोटा वाला जो भाग है इसे फिर से 10 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो कुछ इसी तरह से मानव विकास के स्केल को भी बांटा गया है। ठीक है, उसे भी बांटकर छोटा छोटा भाग में किया गया है, ताकि जो है इसका बारीकी से पता लगाया जा सके कि कौन देश का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। जैसे कि सबसे न्यूनतम विकास का स्तर जो है 0.268 है, जो कि सबसे न्यूनतम मानव विकास का मूल्य है ये। ठीक है, 0.268। जबकि सबसे उच्चतम की बात करेंगे हम अगर जो, तो ये हो जाता है 0.983, 0.983 सबसे उच्चतम मानव विकास का ये अंक है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का स्केल है ये भी मानव विकास को मापने का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग आएंगे। पहले तो हम लोग उसको देख लेते हैं, स्वास्थ्य। तो देखो, इसको थोड़ा सा विस्तार से हम नोट्स दे दिए हैं, इसमें आप नोट्स देख लेना। गया गाइडेंस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा मैं नोट्स दे दूंगा, इसको आप पढ़ लेना। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, इसे जरूर आप याद करो, इसे सॉल्व करो। हालांकि मैं कुछ प्रश्न सॉल्व करके दिया हूँ, कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया हूँ। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो खासकर हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं, उसका उत्तर हम डालेंगे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन कुछ समय के बाद मैं डालूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे स्वास्थ्य, साक्षरता और संसाधनों। इसका विस्तार पूर्वक हम लिख दिए हैं। स्वास्थ्य क्या है कि किसी भी, अगर जो आपको या हमको या किसी भी मानव को स्वास्थ्य की सुविधा ज़्यादा अच्छी मिले तो उसकी जीवन प्रत्याशा क्या होती है, बढ़ जाती है। जीवन प्रत्याशा, कहोगे सर ये जीवन प्रत्याशा शब्द कहाँ से आ गया? ठीक है, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जीवन, किसी मनुष्य के लाइफ, जीवन लंबा होना, उम्र बढ़ जाना। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा जो है किसी बच्चे का जब जन्म, कोई बच्चा जब अगर जो जन्म लेता है किसी क्षेत्र में या किसी देश में, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस बच्चे की उम्र 70 साल होगी, 80 साल हो गए। क्या है ये? हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, इसलिए इस बच्चे की उम्र 70 से 80 साल होगी। ठीक है, अगर जो नेचुरल डेथ की बात करें, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी देश की, अगर अब जो है कोई गरीब देश है, उस गरीब देश में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर जन्मे हुए बच्चों की उम्र शायद कम 30-40 साल आकी जाएगी, मानी जाएगी। अब अमेरिका में, जापान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ सीधे कहते हैं कि 80-90 साल, 100 साल तो जिएगा ही। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जीवन प्रत्याशा लंबी है, अधिक है। ठीक है, हमारे भारत में भी 70 साल के आसपास जीवन प्रत्याशा है। उसके साक्षरता, साक्षरता दर हम लोग कैसे नापेंगे? साक्षरता, जैसे कि साक्षरता नापने के लिए कितने प्रौढ़, कितने वयस्क आदमी शिक्षित हैं, साक्षर हैं। ठीक है, कितने लोगों का स्कूल में नामांकन है, कितने लोग, कितने बच्चे जो हैं स्कूल प्रतिदिन जाते हैं, इन सभी चीज़ों को जोड़कर साक्षरता निकाला जाता है किसी क्षेत्र का।
ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है संसाधनों तक पहुंच, तो इसमें निकाला जाता है मुख्य रूप से कि राष्ट्र की आय क्या है, उस राष्ट्र में रहने वाले प्रति व्यक्ति की आय क्या है, ये क्या है आपको वहां के संसाधनों तक पहुंच के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वहां का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जो है। अगला पॉइंट है, यहां से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना, जो भी पॉइंट मैं दे रहा हूं बच्चों, प्रश्न ना आए सवाल ही नहीं उठता है। वस्तुनिष्ठ पूछ दे, लघु उत्तरीय पूछे, दीर्घ उत्तरीय पूछे, आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए सारा पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ जो है पहला अगला पॉइंट जो है अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में जो है यहाँ कुछ प्रश्न आ सकता है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। अभी हमने दिखाया कि एक स्केल है जिसमें 0 से लेके 1 तक का पॉइंट दिया गया है। जैसे जैसे 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उस देश का मानव विकास सूचकांक में बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसमें इसमें जो है बहुत सारा पॉइंट है, उसमें प्रति व्यक्ति आय है, तो वहाँ साक्षरता है, तो स्वास्थ्य है। उसके आधार पे इस पॉइंट पे मुख्य रूप से ध्यान देना है कि उसके आधार पे पूरे विश्व को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? अति उच्च, जिसका कि जो कि 0.8 से ऊपर का जो रहेगा, ठीक है, स्केल में 0.8 से जो ऊपर रहेगा वो उसको रखा जाएगा। उसके बाद दूसरा है उच्च, जो कि 0.701 से लेकर 7.00 के बीच का भाग है, 0.799 के बीच का भाग है, ठीक है। उच्च में कौन कितना हो गया? 0.701 और 0.799 के बीच का भाग है। तीसरा है मध्यम, ठीक है। मानव का विकास का स्तर जो है मध्यम है, तो मध्यम में क्या रहेगा? सूचकांक में अंक 0.55 से 0.7 के बीच का भाग रहेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी जो है निम्न है, उसका जो है मानव सूचकांक का स्कोर रहेगा 0.549 से नीचे का भाग, ठीक है। अब है कि 2018 में चारों में कितने देश हैं, ठीक है। ये आपको जो है ये आंकड़ा जो है आपकी किताब से लिया गया है, डाटा चार्ट, ये 2016 का दिया गया है, इसलिए मैं 2016 का ही बता रहा हूं। 2016 में जो है अति उच्च वर्ग में 51 देश रखे गए हैं, 51 देश रखे गए हैं, ठीक है। उच्च वर्ग में 55 देशों को रखा गया है, जबकि मध्यम वर्ग में 41 और निम्न वर्ग में 41 देशों को रखा गया है। कुल कितने देश हो गए? 188 देश हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस चीज को देख लेना बच्चों, और ये फिर दिखाया यहाँ पर दिखा रहा है इस चार्ट में कि सबसे ज्यादा नॉर्वे डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री है, यहाँ मानव का विकास जो सबसे ज्यादा हो रखा है। उसके बाद स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर है। इस तरह सभी देशों का विकास जो है मानव विकास सबसे ज्यादा है, लेकिन आपके भारत का 131वां पॉइंट है 2020 के अनुसार, और अभी 2020 के अनुसार, और 2018 में 19 में आपको 130वां पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद एक आपके किताब में एनसीईआरटी बुक में ही आपके किताब में इसी अध्याय में दिया गया है कि भारत का जो है 2006 में भारत मानव विकास के सूचकांक में 126वां स्थान रखे हुए था, ठीक है। वो उसका सबसे बेहतर समय था भारत का 2006 में। उसके बाद 126वें स्थान से भारत का जो है मानव विकास धीरे धीरे घटते जा रहा है, और आज के तारीख में ये 131वें स्थान पे आ गया, ठीक है। तो ये आपको बच्चों ये है, और ये जो पूरा अध्याय मैं पढ़ाया हूं उसका पूरा निचोड़ इस पॉइंट पे मैं दे दिया हूं, इस पेज में मैं दे दिया हूं, ठीक है। इस पेज में देखो मानव विकास, इसे समझ लो एक बार विस्तार से अच्छे से। मानव विकास को मैंने 4 लाइनों इधर दिखाया, चारों तरफ। तो मानव विकास का स्तंभ अगर जो पूछेगा तो मानव विकास का स्तंभ समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण। मानव विकास के सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण 4 है: अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न,
ठीक है, ये सारे लघु उत्तरीय हो सकते हैं, ध्यान रहे। उसके बाद मानव विकास, तीसरा ये देखो, ये पॉइंट में आ जाओ, मानव विकास के उपागम, ये पूछता है भी लघु उत्तरीय में। तो मानव विकास के उपागम कौन कौन है? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ठीक है, ये क्षमता उपागम ये दिए थे, अमर्त्य सेन महोदय दिए थे। उसके बाद मानव विकास के क्षेत्र, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, ये चारों पॉइंट जो है आपको मानव विकास के आपके इस अध्याय का है। और इस अध्याय में जो है इतना ही, इसी चारों पॉइंट पे तो अभी हम पूरा डिस्कशन किए हैं, और इसी पर लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न आपको आएगा। तो ये पूरे चैप्टर, इस अध्याय का एक निचोड़ है, इसे आप जरूर अपने कॉपी में बना लो। ठीक है, और इससे बराबर देखते रहो, इस पूरे अध्याय का रिवीजन हो जाएगा, और पूरे अध्याय का रिवीजन करते रहना। बीच बीच में मैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आपको बता दिया हूं, उसका जब आंसर दे दिया हूं। उसके अलावा आपको मैं दिया हूं दीर्घ उत्तरीय कुछ प्रश्न है इस अध्याय का, और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। मैं बताता हूं बच्चों, इसे आप सॉल्व कर लोगे। अगर जो नहीं सॉल्व होगा तो कुछ दिनों के बाद मैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी उत्तर आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। ठीक है, तो इसी से आपके एग्जाम में सवाल आएगा। ये तो इस अध्याय की बात, अगर जो इस अध्याय से सवाल आता है तो इतना ही से 90% तो मैं ये लेता हूं गारंटी कि इतना ही से आपको आएगा। और जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहा हूं, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तो रट लेना, याद कर लेना। यहां इस अध्याय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा तो बस यही है, 9 प्रश्न, मात्र 9 प्रश्न है, जिससे कि इस अध्याय से आपको सवाल आएगा, बनता है बस। ठीक है बच्चों, इतना आप कर लेते हो तो इस अध्याय से इंटरमीडिएट एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और कहीं भी कोई सवाल आपके मन में हो इस अध्याय से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो गया गाइडेंस चैनल के YouTube पर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। जय हिंद।